कार स्टार्ट की और काफी तेज स्पीड से वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार की डस्ट में नील ने खांसते हुए कार्तिक से कहा, यार तू उस राहुल के बच्चे को सच क्यों नहीं बता देता? कार्तिक अपने बालों को पीछे करते हुए स्माइल कर रहा था और कहा, उसने हमारे साथ जो किया है उसकी तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। नील कंफ्यूज था, उसे कार्तिक की बात समझ नहीं आई। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी के रुकते ही वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब वो पैलेस पहुंचे, लिविंग रूम में चौहान अंकल कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जो कि एम्प्लॉयज थे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे। चौहान अंकल ने जैसे ही कार्तिक को देखा वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आइए कार्तिक। एम्प्लॉयज भी उन्हें देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अंकल ने कहा, आपके एम्प्लॉयज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। एम्प्लॉयज कार्तिक और नील को उनके सिंपल कपड़ों की वजह से थोड़ी अजीबोगरीब नजर से देख रहे थे। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वही कार्तिक मित्तल है जो अब उनका नया बॉस है। सिचुएशन समझते ही चौहान अंकल ने कार्तिक और नील को देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ, आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके कमरे में भिजवा दूंगा। इस पर कार्तिक ने एक नजर उन एम्प्लॉयज पर डाली और हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। वहां से निकल सीढ़ियों से होकर वो दोनों बड़े कॉरिडोर में पहुंचे जहां मित्तल फैमिली की फैमिली ट्री पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें एक कॉर्नर पर फ्रेम की जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर कार्तिक कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया और उस जगह को बड़े गौर से देखने लगा। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों रुक गया? फिर नील ने नोटिस किया कि वहां कार्तिक की तस्वीर मिसिंग थी। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने नए बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अपना पर्स निकाला जिसमें नील और कार्तिक की साथ में एक पिक्चर थी। उसने उसमें से अपनी तस्वीर फाड़कर कार्तिक की तस्वीर वॉल के उस खाली कॉर्नर में पेस्ट कर दी और खुश होकर बोला, अब जम रहा है ना ये फैमिली ट्री। ये बोलकर कार्तिक के नए बेडरूम में वो पहुंच गया। वहां किंग साइज का आलीशान बेड रखा हुआ था और एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ग्रीन के कर्टन्स, यूनिक आर्ट गैलरी कार्तिक के बेडरूम की शोभा में चार चांद लगा रही थी। नील बेड पर आकर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया और नर्म गद्दे को अपने बॉडी वेट से दबाकर कहने लगा, वाह मजा आ गया यार। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे लोगों की किस्मत भी 1-2 का 4 हो जाएगी। इस पर कार्तिक ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। नील ने कार्तिक से कहा, हम तो जिगरी दोस्त थे यार, तूने मुझसे तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी और वो भी इतने सालों तक। जवाब में कार्तिक ने कहा, क्या करता, रूल इज रूल। एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड का अडॉप्टेड सन था। मेरे डैड ने एक समय के बाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए यही शर्त रखी थी, अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ साल अपनी पहचान छिपा कर रहूं और जब मैं वापस आऊं तब मेरे हाथ में एक मेरी एजुकेशन डिग्री हो, तब ही जाकर वो मुझे अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो ये चांस मेरे हाथों से निकल जाना था। माँ के जाने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर उनका मेरे लिए इतना प्यार देखकर ऐसा करना और यहाँ वापस आकर इस घर का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक इकलौता मकसद बन गया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कहा, बस इसलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। नील बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, बड़े लोग बड़ी बातें, खैर वो सब तो छोड़। अब ये सोच कि शैनन के सामने तेरी सच्चाई आएगी तो वो क्या करेगी मेरे भाई। ये बोलकर नील कार्तिक के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसने अपने बेडरूम में लगी बड़ी सी विंडो ओपन कर दी जहां से लगभग सारा दिल्ली नजर आ रहा था। नील ने भी उसकी चुप्पी को इग्नोर कर दी और शावर लेने चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसकी नजर चाय के दाग पर पड़ी। उसने सोचा, दुनिया में कुछ लोग कितने इनोसेंट होते हैं। कुछ देर में नील शॉवर लेकर वापस आ चुका था। बाहर आकर उसने अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, सुन भाई, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो नील ने आगे कहा, भाई जितना बड़ा तेरा बाथरूम है ना, उतना बड़ा तो हमारे उस बार का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था जहाँ हम दोनों वेटर थे। और इतने बड़े बाथरूम में साबुन गिर जाए तो तुझे पता है कितनी मुश्किल होगी
बाहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों जैसे अपनी गाड़ी से पैलेस के बाहर थोड़ा आगे निकले, गेट पर उन्हें किसी लड़की की परछाई नजर आई। कार्तिक ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। गाड़ी बैक होते ही उसने गौर से उस लड़की को देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बैंक वाली रिसेप्शनिस्ट शेफाली थी। शेफाली को देखकर कार्तिक हैरान हो गया और गाड़ी से बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेफाली ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे पास किए और कहा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप पूरी तरह से इस विरासत के मालिक हैं। कांग्रेचुलेशंस। कार्तिक ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकते थे, खुद क्यों आई? शेफाली ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे, इसलिए मैं खुद देने चली आई। कार्तिक ने एक नजर ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर तो देने नहीं आई हो तुम। जवाब में शेफाली ने कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से अपने पैसा सिटी बैंक में ही डिपॉजिट रखेंगे। मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज में सच में एक शर्मिंदगी भरी झलक थी। कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शेफाली ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो कार्तिक ने कहा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। ये बोलकर कार्तिक उसके जवाब का वेट करने लगा। शेफाली पहले थोड़ा हिचकिचाई पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो ऑफिस के कपड़े ही पहन रखे हैं। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कहकर उसने शेफाली को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से निकल गए। शेफाली गाड़ी की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद कार्तिक ने ड्राइवर से कहकर एक बड़े से कपड़ों के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही उसने शेफाली को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी से उतरकर उस बड़े शोरूम की ओर चला गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आया मुझे? यहाँ से मैं कैसे कपड़े खरीदूंगी? शोरूम में पहुंचकर कार्तिक ने अचानक उससे कहा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की ड्रेस ले सकती हो। ये सुन शेफाली एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले उसके पास शोरूम में काम करने वाली एक लड़की पहुंच गई और शेफाली को वहां से दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगी। कुछ देर के बाद शेफाली सेकंड फ्लोर से नीचे आई और चुपचाप कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। कार्तिक बड़े से सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। शेफाली की आहट आते ही कार्तिक ने उसकी ओर देखा। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शेफाली इतनी प्यारी भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उसने अपने कार्ड से पेमेंट की और शेफाली को लेकर वापस कार में आ गया, जहां नील ड्राइवर के साथ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजने ही वाले थे। फूड बिस्ट्रो में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ शैनन भी मौजूद थी। राहुल के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, यार कहीं बेचारा कार्तिक डर के मारे कांप रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हमें वो किस मुंह से आकर मिलेगा? भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना। वो सब इस बात पर हंसी रहे थे कि कार्तिक की आवाज आई। मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक कार्तिक को सामने देख कुछ पल के लिए राहुल और उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला कार्तिक आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ नीट और एक खूबसूरत सी लड़की भी खड़ी थी। शैनन की नजरें शेफाली और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को कार्तिक के साथ देखकर वो कहीं ना कहीं जल रही थी। राहुल ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कार्तिक से कहा, क्या बात है, मैंने तो सुना था कि महंगे कपड़े रेंट पर मिलते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये बोलकर उसने कार्तिक के कोट की कॉलर में लिखा हुआ ब्रांड नेम देखा। उसकी नजर शेफाली पर पड़ी। वो उसके टू लेग्स को घूर कर देखने लगी। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब होकर गुजरा और फिर उसने कार्तिक से आईब्रोज उचकाकर कहा, लड़की भी रेंट पर लाता है या किसी से भीख मांग कर लाया?
ये बोलकर राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे। नील को राहुल की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? राहुल ने नील को देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो तेरी आदत नहीं गई वकालत करने की। इसी बीच वहां का ओनर राहुल को ग्रीट करने के लिए पहुंचा। उसने अचानक कार्तिक को वहां देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसे घूरने लगा। कार्तिक ने राहुल की ओर देखते हुए ओनर से कहा, आपके बार की सबसे महंगी स्कॉच लेकर आइए। उसके इस ऑर्डर पे ओनर ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुझ जैसे के लिए स्कॉच क्यों लेकर आऊंगा? कार्तिक ने नील पर एक नजर डाली। नील ने अपने पास पॉकेट से एक कार्ड निकालकर ओनर को पास किया और कहा, ये रही आपकी पेमेंट। ओनर उन दोनों के बदले हुए हाव भाव को देखकर बड़ा हैरान था। फिर कार्तिक ने राहुल से कहा, जहां तक मुझे पता है कि मुझे तो कोई चैलेंज देने वाला था। उस दिन तूने पिलाने की कोशिश की थी, आज मैं पिला रहा हूं। वैसे भी हारने के बाद नहीं मिलेगी। ये सुन झुठलाए हुए राहुल ने कार्तिक का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पर इसका असर न देखकर राहुल ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। शैनन ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर कार्तिक और शेफाली को घूरते हुए बोली, तुम दोनों कंपटीशन में लड़ने। गाइस, राहुल और कार्तिक के बीच कार रेसिंग होने वाली। आर यू एक्साइटेड? राहुल ने कार्तिक के गाल से हिलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राहुल की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और शैनन जोर जोर से हंसने लगे। राहुल का इस तरह से बात करना शेफाली को काफी अजीब लग रहा था। वो बार बार हैरान होकर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन कार्तिक उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक शेफाली को समझ में आ गया कि राहुल और कार्तिक आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक के चुप रहने पर राहुल ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं, तू अपनी BMW के साथ अपनी उस रेट्रो स्कूटर से रेस लगाकर मुझसे हार जाना। कार्तिक ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर जीत गए तो वो भी देख लेते। राहुल बार से बाहर निकलते हुए बोले। बिस्ट्रो से कुछ दूरी पर रेसिंग के लिए पहले से ही स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन बना दी गई थी। सभी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त राहुल अपनी ब्लैक कलर की BMW की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और बगल में थी शैनन। उसके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर कार्तिक पर तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं? और डर के भाग तो नहीं गया? तभी अचानक कार्तिक बुगाटी शेरॉन स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। कार्तिक को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और शैनन का मुंह खुला रह गया। और वहां कार्तिक को बुली करने वाले लोग महंगी कार को करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और कार्तिक से कहा, अब तू रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर लाया क्या? कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राहुल ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा वो हारने वाले की गर्लफ्रेंड को किस करेगा। ये सब बोलकर उसने शेफाली को देखा और अपने दांतों को होठों से दबा लिया। राहुल के पास बैठी शैनन इस बात को सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर नील ने राहुल को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और कार्तिक के हाथों में व्हाइट कलर का फ्लैग देकर वो साइड हो गया। विसल की आवाज सुनते ही दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। कार्तिक की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि शैनन चाहकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। इस वक्त कार्तिक पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसने कई बार शेफाली को भी देखा। शेफाली के चेहरे पर डर के बिल्कुल भी कोई भाव नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राहुल को चीयर कर रहे थे, फिर कार्तिक की स्पीड को देख उन्होंने कार्तिक को चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कार्तिक और शेफाली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। शेफाली गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर गाड़ी में बैठ गई और वो लोग फिर से वापस आने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया, तब राहुल और शैनन भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। कार्तिक और शेफाली पहले पहुंचकर रेस जीत गए और उनके वहां पहुंचते ही नील खुश होकर तालियां बजाने लगा। राहुल की रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। नील ने शैनन के साइड वाला डोर ओपन किया और गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। शैनन ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा,
क्या बकवास कर रहे हो तुम? नील ने मासूमियत से कहा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले को किस करेगी, और वो भी उसके होठों पर। ये बोलकर वो एक बार फिर से गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे। शैनन ने गुस्से से राहुल की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीची कर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने कार्तिक पर नजर डाली, जो कि शेफाली के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। शैनन ने नाराज होकर कहा कि मैं किसी को किस नहीं करने वाली। कार्तिक ने जवाब दिया, जाओ, मैं राहुल को अपने रहम की भीख देता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर शैनन पर डाली। उसने शेफाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इन लोगों के रोने का वक्त शुरू हो चुका है। शेफाली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। शेफाली के लिए कार का दरवाजा खोल कार्तिक एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर के बाद शेफाली ने बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप लोग मुझे प्लीज यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। शेफाली ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो, आप प्लीज मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही शेफाली उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर कार्तिक भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे चाहती क्या हो? शेफाली उसकी ओर देखने लगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो, कहना क्या चाहती हो? उसके इतना कहते ही शेफाली ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक बात है जो मैंने अब तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम चाहो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। शेफाली की काजल से सनी हुई आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे इमोशनल होते देख कार्तिक ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो, मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देने जा रहा हूँ। रोने वाले को दुनिया और रुलाती है, इसलिए अपने आंसू पोंछो और बताओ क्या हुआ। शेफाली ने हाँ में धीरे से सर हिला दिया और अपने पर्स से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछ लिए, और उसने कहा, मेरे पापा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एडमिट हैं। उन्हें डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी है और हर दिन उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे हुए उसके एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाबा ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ के बारे में मुझे याद ही नहीं है, वो कब मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे बाबा ही मेरी दुनिया है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी बात को अधूरी छोड़कर वो फिर से भफक कर रो पड़ी। उसे रोते देख कार्तिक को अच्छा नहीं लग रहा था। शेफाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बाबा को साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी है। उनके डायलिसिस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी कही हर एक बात न जाने क्यों कार्तिक के दिल तक पहुंच रही थी, और वो भी शेफाली की तकलीफ अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। उसने अपनों के खो जाने का डर महसूस किया था। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शेफाली ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे करके आपको 1-1 रुपया वापस कर दूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कार्तिक ने बिना आगे कुछ पूछे या बोले अपने कोट की राइट पॉकेट से चेकबुक निकालकर शेफाली को उसके अमाउंट का चेक साइन करके दे दिया और कहा, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे। कार्तिक ने कहा, बस तुम अपने बाबा को बचा लो, ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा।
बस चाहता हूँ कि कोई किसी अपने को खो न दे। तुम अच्छी लड़की हो शेफाली, रख लो इसे, हमेशा खुश रहना। उनकी बातचीत के दौरान बस आ चुकी थी। शेफाली कार्तिक को चुपचाप देख रही थी। कार्तिक ने उसे आंखों से बस की ओर इशारा किया और वो बगैर कुछ कहे बस के अंदर चली गई। बस भी वहां से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। कार्तिक हाथ बांधकर उस बस को जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो बस उसकी आंखों के सामने से ओझल ना हो गई। नील चुपके से कार्तिक के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, बस चली गई है। अचानक उसकी आवाज सुन कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उनकी गाड़ी एक बार फिर दिल्ली की भारी ट्रैफिक में तेजी से निकल पड़ी। नील ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे ना तेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करने का मन हो रहा है। कार्तिक ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना अभी। नील ने उसके कानों पर से हाथ उठाकर कहा, अरे तू सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा। और बिना समय गवाए उसने फोन पर अपना इंस्टाग्राम खोल एक लड़की का लाइव शो लगा दिया। वो लड़की बेहद सुरीली आवाज में गा रही थी। उस लड़की की आवाज इतनी सुरीली थी कि मना कर रहा कार्तिक भी उसे सुने बिना रह नहीं पाया। कौन है ये? पूछने लगा। पता नहीं यार, पेज पर तो कियारा के नाम से, मैंने भी इसे आज ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें फेस नहीं आ रहा, तो क्या पता कोई लोकल सिंगर हो अच्छे। नील ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे कहा, मैं तो ये तुझे डेडिकेट कर रहा था, देख रहा हूं मैं अपने भाई को सेटल होते हुए। ये सुन थोड़ा सा चिढ़कर कार्तिक ने आगे से कहा, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। शेफाली को मैं बस दोस्त मानता हूँ, थोड़ी मासूम है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जो अंदर है वही बाहर भी। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। थोड़ी देर में गाड़ी में रखा हुआ एक मोबाइल रिंग होने लगा, जिसे सुनकर नील ने वो फोन देखा तो उसने कहा, यार तूने मेरे बिना एक नया फोन खरीद लिया, लेकिन इतना पुराना। कार्तिक ने कहा कि ये मेरा फोन नहीं है भाई, आई थिंक शेफाली अपना फोन या गाड़ी में भूल गई। नील ने कहा, तो तू ही रिसीव कर ले और बता दे कि शेफाली का फोन तेरे पास है। कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं यार, इस तरह किसी का फोन रिसीव नहीं करना चाहिए। तब तक फोन की रिंग भी बंद हो चुकी थी। कार्तिक ने कुछ सोचा और अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए टर्न कर लीजिए। ओके प्रिंस, बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर दी। नील ने एक बार फिर पीछे पलटकर कार्तिक को देखा और कहा, युवराज जी, आप हमें बता सकते हैं कि हम शहर पंक्ति क्यों जा रहे हैं? कार्तिक ने सवालिया लहजे में कहा, शहर पंक्ति? नील ने धीरे से कहा, हमारा तात्पर्य सिटी लाइन से है युवराज। जिसकी अमानत हमारी गाड़ी में छूट गई है, उसे वापस करने हम शहर पंक्ति सिटी लाइन हॉस्पिटल जा रहे हैं। नील ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, युवराज की जय हो, आपके रहते आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। उधर शेफाली सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और रिसेप्शन के बाजू में लगी लिफ्ट में एंटर हो गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकती थी। 4th फ्लोर में पहुंचकर जैसे ही जनरल वार्ड में अपने बाबा के बेड पर पहुंची, उस बेड पर कोई और पेशेंट देखा तो वो घबरा गई। उसने उस पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडर को देखा और कहा, ये बेड तो मेरे बाबा का था, मेरे बाबा कहाँ गए? अटेंडर ने कहा, मुझे नहीं पता आपके बाबा कहाँ हैं। पिछले 7 दिनों से तो मेरी पत्नी का ही इलाज इसी बेड पर चल रहा है। शेफाली उनकी बात सुनकर और परेशान हो गई। जनरल वार्ड में मौजूद नर्स के पास जाकर उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे बाबा थे, मिस्टर श्रीकांत जोशी, वो कहाँ गए? नर्स ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट के बेड का पेमेंट नहीं हुआ है उनको टॉप फ्लोर पर रख दिया गया है। शेफाली ने नाराज होते हुए कहा, एटलीस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और बगैर नर्स का पूरा जवाब सुने वो वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। भागते हुए जा रही शेफाली अचानक कॉरिडोर में एक शख्स से टकरा गई।
इस वक्त शेफाली बहुत हड़बड़ी में थी। उसके चेहरे से परेशानी का भाव साफ झलक रहा था। उसने उस शख्स को बगैर देखे ही कहा, आई एम सॉरी, और लिफ्ट की तरफ चली गई। जिस शख्स से वो टकराई थी वो कोई और नहीं, कार्तिक था। कार्तिक ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ शेफाली, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर शेफाली पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें एकदम नम थी। उसे इस तरह परेशान देख कार्तिक को अजीब लगा। उसने बगैर कार्तिक से नजर मिलाए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप हैं। कार्तिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील अपने बसखरे अंदाज में बोल पड़ा, इट्स ओके, हमारे युवराज ही हैं, मार्स से उतरे हुए भगवान नहीं। कार्तिक ने आंखें बड़ी कर नील को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात सुनकर शेफाली के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। कार्तिक ने अपने बैक पॉकेट से शेफाली का मोबाइल निकालकर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। इस बीच नील फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से जा चुका था। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी? शेफाली ने भौं से घूरते हुए कहा, बाबा को टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया है। बाबा को देखने टॉप फ्लोर पर जा रही थी। फिर कुछ सोचकर शेफाली ने कहा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बाबा से मिल लीजिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और शेफाली के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नजारा देख शेफाली के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर कार्तिक को भी अच्छा नहीं लगा। वहां पहुंचकर शेफाली इतने सारे पेशेंट्स के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। कार्तिक भी उसे फॉलो कर रहा था। उस फ्लोर के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर शेफाली भागकर उनके पास पहुंची, बोली, बाबा आप कैसे हो? बीमारी से बुजुर्ग में बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी। शेफाली ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचान कर उन्होंने एक नजर शेफाली पर डाली। शेफाली ने उन्हें देखकर कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल ठीक। मरीजों की इतनी खराब कंडीशन देखकर कार्तिक भी इमोशनल हो गया। शेफाली ने अपने बाबा से कहा, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, आपको यहाँ से अच्छा इलाज मिलेगा। ये बोलकर शेफाली ने धीरे से उनका हाथ दूर कर दिया और कार्तिक के साथ थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। थर्ड फ्लोर पहुंचते ही शेफाली की नजर डॉक्टर पर पड़ी, जो कि स्पेशल वार्ड से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखते ही शेफाली उनके पास दौड़कर पहुंची और डॉक्टर से कहा, सर मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वो कितने कमजोर हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने शेफाली की ओर गौर से देखा और उसकी नजर शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नजरों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया? आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नजर कार्तिक पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या ये आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने कार्तिक को देखकर कहा, जेंटलमैन, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। फिर तो बढ़िया। बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर की नजरों को कार्तिक भी बखूबी समझ रहा था। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करवा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद कार्तिक ने उस डॉक्टर के सामने चौहान अंकल को फोन लगाया
और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कार्तिक ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा ऑफर हाथ लगा है। फाउंडर से कहकर इनके पेपर्स निकलवाइए और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, ओनर के नाम पर। अंकल ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा फ्रेंड। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। कार्तिक की बात सुन डॉक्टर सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं। कार्तिक की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे कार्तिक की सारी असलियत पता थी, इसलिए वो कार्तिक की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगी। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में कार्तिक का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दोगुने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने भी हाँ कह दिया, बस अब प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्तिक ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कह दिया, फैंटास्टिक। ये कहकर उन्होंने कॉल रख दी। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर कार्तिक मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच कार्तिक ने पुलिस को भी बुलवा लिया। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो कार्तिक के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी पावरफुल हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। कार्तिक ने धीमी आवाज में बोलने कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली कार्तिक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कार्तिक वहां से चला गया और उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया। बाहर आकर वो कैब का वेट कर रही थी और अपने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। अचानक उसके सामने एक आलीशान कार आकर खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी मिस शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के कार्तिक को जानती हैं या फिर आप भी बस उसका शिकार हैं? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन है वो शख्स जिसे देखकर शेफाली इतनी हैरान हो गई? और क्या है कार्तिक मित्तल का राज?